एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको भोजन के डाइजेशन के बारे में बताया। आज हम भोजन के अवशोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन के अवशोषण की क्रिया तीसरे नंबर पे आती हैं। फर्स्ट नंबर पे भोजन को हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंजेशन ऑफ फूड और फीडिंग। दूसरे नंबर पे डाइजेशन है, भोजन का डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद उसका अवशोषण होता है। अवशोषण एक अति महत्वपूर्ण क्रिया है। सामान्यतः पाचक एंजाइमों की जो क्रिया होती हैं उसका अंतिम परिणाम आहार के भोज्य पदार्थों को ऐसे रूपों में ह्रासित करना है, ऐसे रूपों में तोड़ना है जो सरलता से अवशोषित किए जा सके, एसिमिलेट किए जा सकें। भोजन के पाचन का अर्थ ही यही है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स में डाइजेस्ट किया जा सके, जिसके बाद वो अवशोषित हो सकें, अर्थात उनका अवशोषण किया जा सके। डाइजेस्ट जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं तो उसको ग्लूकोज में और अन्य मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है डाइजेशन के द्वारा, जिसको अवशोषित कर लिया जाता है। इसी तरह से फैट है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और उनका इसी रूप में अवशोषण कर लिया जाता है। प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है और अमीनो एसिड्स ऐसे के ऐसे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स का डाइजेशन जो है हमारी आहार नाल में नहीं किया जाता है, अर्थात विटामिन्स जैसे जिस रूप में ग्रहण किए जाते हैं उसी रूप में हमारे अंदर अवशोषित हो जाते हैं हमारे आहार नाल के द्वारा। यदि हम अवशोषण की क्रिया को स्टडी करें तो हम देखते हैं कि मुख के द्वारा कोई अवशोषण की क्रिया जो है वो नहीं होती हैं, लेकिन कुछ हद तक जिह्वा के नीचे जो है कुछ मेडिसिन्स हैं उनका अवशोषण मुख गुहा में होता है, जैसे आइसोप्रोपेनेलिन और ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट जो है इनका अवशोषण मुख गुहा में होता है। मुख गुहा के बाद भोजन हमारी इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस में भी किसी तरह का पाचन जो है वो नहीं होता है और इसोफेगस के द्वारा भोजन जो है वो मुख गुहा से इसोफेगस में होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में पहुंचने के बाद भोजन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रियाएं जो है वो शुरू हो जाती हैं। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो आयरन है उसका सबसे अधिक अवशोषण किया जाता है। हमारे भोज्य पदार्थों में जो आयरन होता है वो आयरन आमाशय में पृथक कर लिया जाता है और अवशोषित भी कर लिया जाता है। छोटी आंत्र में अवशोषण का मुख्य कार्य होता है, अर्थात हमारे जो भोजन हम ग्रहण करते हैं इस भोजन का अवशोषण छोटी आंत्र में सबसे अधिक होता है। छोटी आंत्र में भी मैंने आपको बताया दो पार्ट होते हैं, डिओडिनम और इलियम। तो डिओडिनम में तो डाइजेशन होता है मेनली, और छोटी आंत्र का जो दूरस्थ भाग है जिसको हम इलियम कहते हैं उसमें भोजन का अवशोषण होता है। इलियम के सरफेस को हम देखें तो इलियम में अनेक फोल्ड्स होते हैं और इन फोल्ड्स में अनेक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम विलाई कहते हैं, ये विलाई पाई जाती हैं। ये विलाई जो है इन विलाइस के ऊपर छोटी छोटी माइक्रोविलाइज भी पाई जाती हैं, जिसके कारण
आंत्र का जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेस बढ़ने के कारण आंत्र में अधिक से अधिक अवशोषण होता है। इन आंत्र की जो लेयर है वहाँ विलाई माइक्रोविलाइज की उपस्थिति के कारण आंत्र का जो भीतरी स्तर है, इलियम का जो भीतरी स्तर है, ये भीतरी स्तर एक रोएदार तौली के समान प्रतीत होता है, और ये रोएदार तौली के समान उपस्थित विलाइज और माइक्रोविलाइज जो है वो भोजन का अवशोषण करती हैं। आंत्र के द्वारा अवशोषित जो पदार्थ हैं वो साधारण परिपथ के द्वारा जो है चले जाते हैं। इसके दो परिपथ होते हैं, एक तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में हिपेटिक वेन के द्वारा जो है वो अवशोषित पदार्थ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और दूसरा आंत्रिय क्षेत्र में जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स भी अवशोषित पदार्थों का परिवहन करती हैं। आंत्र में अवशोषण के बाद भोजन बड़ी आंत्र में चला जाता है। बड़ी आंत्र में अवशोषण नहीं के बराबर होता है, जल का अवशोषण वहाँ हो जाता है, और बड़ी आंत्र में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड के साथ साथ कुछ मिनरल्स वगैरह भी इसके अंदर होते हैं। इस अनडाइजेस्टेड फूड में से पानी को अवशोषित कर लिया जाता है, और जो शेष भोजन है वो मल के रूप में इसके लोअर पार्ट में इकट्ठा होता रहता है, जिसको हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है। कुछ बाइल पिगमेंट्स भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। भोजन का अवशोषण दो विधियों के द्वारा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जो सांद्रता ग्रेडियंट के अनुसार होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, उनका तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है हमें एटीपी से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है, जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन दोनों के द्वारा होता है, और इसके लिए आवश्यक ऊर्जा सोडियम पंप के द्वारा मिलती हैं। सोडियम पंप के साथ जो एटीपी मॉलिक्यूल संलग्न होते हैं, इन एटीपी मॉलिक्यूल्स के द्वारा ग्लूकोज के एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती हैं। फैट्स का अवशोषण भी छोटी आंत्र में ही होता है, और फैट्स का अवशोषण जो है वो आंत्र के जो विलाइज होती हैं उनके द्वारा होते हैं, और ये अवशोषित पदार्थ बाइल पिगमेंट्स के द्वारा जो है अवशोषित होने में सहायक होते हैं। बाइल पिगमेंट्स जो है इनमें काफ़ी सहयोग करते हैं। वैसे इन वसाओं का अवशोषण कैसे होता है इसके ऊपर भी दो अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जैसे पार्टीशन सिद्धांत और कायल सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है वो बाइल पिगमेंट्स के साथ मिलकर कैसे फैट्स का अवशोषण किया जाता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का, वो ये बताते हैं। पार्टीशन सिद्धांत फ्रेजर नामक साइंटिस्ट ने दिया, और इनके अनुसार वसा पाचन क्रिया के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं पच पाती हैं, और केवल कुछ ही अणु जल अपघटित होते हैं जो मोनो और डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में टूट जाते हैं। इनमें से कुछ जो है अवशोषित हो जाते हैं और कुछ बिना अवशोषण के ही रहते हैं। स्टीरोल्स का अवशोषण, कोलेस्टेरोल्स में कोलेस्ट्रॉल जो है उसका अवशोषण हमारी आंत्र के अंदर होता है। पादप स्टीरोल्स का अवशोषण जो है हमारी आंत्र में नहीं होता है। स्टीरोल्स में कोलेस्ट्रॉल का ही अवशोषण मुख्य रूप से होता है। कोर्टोसिन एसीटेट नामक हार्मोन जो है वो इनके अवशोषण में हेल्प करता है। प्रोटीन का अवशोषण भी
आंत्र के अंदर ही होता है। अमीनो एसिड्स के रूप में इनका अवशोषण होता है। लवणों का अवशोषण भी आंत्र में आंत्र भित्ति के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। साल्स अवशोषण की क्रिया विधि को हम देखें तो जैसे ही मैंने आपको बताया, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो है ये अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो अवशोषण के बाद जो शेष भोज्य पदार्थ बच जाते हैं उनमें मुख्य रूप से अपचित पदार्थ और वे पदार्थ जिनका डाइजेशन तो हो गया है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, वो मिनरल्स, बाइल पिगमेंट्स और पानी होता है। इस अनएब्जॉर्ब्ड फूड में से अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल जो बचा है, इसमें से ये इसी रूप में बड़ी आंत में चला जाता है और इसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पानी के एब्जॉर्प्शन के बाद ये सेमी सॉलिड कंडीशन में आ जाता है जिसे हम मल कहते हैं और समय समय पर ये निष्कासित कर दिया जाता है। मल त्यागने की क्रिया जो है छोटे बच्चों में रिफ्लेक्स होती हैं, प्रतिवृत्ति होती हैं, जबकि बड़ों के अंदर ये ऐच्छिक होती हैं और अपनी इच्छा के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये ऐच्छिक नहीं होती हैं। तो विद्यार्थियों, हमने देखा किस तरह से भोजन का जो है हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण के बाद उसका डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद उसका अवशोषण होता है। आज डाइजेशन का ये टॉपिक जो है हमारा एंड हुआ।